नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का असर अब दिखने लगा है। भले ही चुनाव में अभी एक साल हो, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, भाजपा सचिव सीताराम, सीपीआई महासचिव डी राजा जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सीएम नीतीश ने विपक्ष एकता को नई दिशा देने की पूरी कोशिश की है। अब उन्होंने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर आगामी आम चुनाव को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि लखनऊ में पीसी के दौरान सीएम नीतीश ने बीजेपी मुक्त भारत की बात की। आइए जानते हैं वो वजह जिससे 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश होने की पुरजोर संभावना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45% वोट मिले। बाकी 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य दलों को मिले। अब 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसी 55% वोट को एकजुट करने की बात हो रही है। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 1:1 फॉर्मूला दिया है। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दल को एकजुट करने की बात कही है। जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं, इसे 1:1 का फॉर्मूला कहा जाता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, 2024 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक उम्मीदवार उतारा तो भाजपा की हार तय है। 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में यही फॉर्मूला काम आया था। इसके जरिए 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 1:1 फॉर्मूला दिया है। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दल को एकजुट करने की बात कही है। जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं, इसे 1:1 का फॉर्मूला कहा जाता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, 2024 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक उम्मीदवार उतारा तो भाजपा की हार तय है। 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा गांधी के विरोध में यही फॉर्मूला काम आया था। इसके जरिए 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत बड़े विपक्षी दल मिलकर मैदान में अपने 7 उम्मीदवार को उतारे। ऐसा करने से भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोका जा सकेगा। जब 46 साल पहले आजमाया गया था 1:1 का फॉर्मूला, तब क्या हुआ बताते हैं आपको। जनवरी 1977 में देश में इमरजेंसी लगे 19 महीने हो गए थे। इंदिरा गांधी को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया था, इसलिए 18 जनवरी को अचानक से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। अब इसके 5 दिन बाद ही 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। विचारधारा में अलग होने के बावजूद ये पार्टियां स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एकजुट हुई थी। इन दलों का सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और इन्होंने हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थी, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। इसी वक्त कई पार्टियों के गठबंधन से नेशनल फ्रंट बना। एनटी रामाराव इसके अध्यक्ष और वीपी सिंह संयोजक बने। नेशनल फ्रंट मुख्य रूप से जनता दल और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ आने से बना था। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तमिलनाडु में डीएमके और असम में असम गण परिषद ने नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किया। नेशनल फ्रंट को लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन प्राप्त था।
बता दें कि वामपंथी नेता पी उपेंद्र इस फ्रंट के महासचिव थे। परिणाम ये हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई। उन्हें केवल 197 सीटें ही मिली। वहीं वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटें जीती। नेशनल फ्रंट की बाकी पार्टियों ने कुछ कमाल नहीं किया। हाँ, पर बीजेपी को 85 सीटें मिली। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.5% था, वहीं यूनाइटेड फ्रंट का लगभग 24% और भाजपा का वोट प्रतिशत 11.4% था। हालांकि बाकी दलों के समर्थन से नेशनल फ्रंट सरकार बनाने में सफल रही। आजादी के बाद दूसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठी। 1989 में इसी फॉर्मूले से राजीव गांधी को हराकर वीपी सिंह पीएम बने। बीजेपी ने बाहर से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का समर्थन दिया और वीपी सिंह ने संसद में देवीलाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इसके बाद देवीलाल ने नाटकीय ढंग से मना करते हुए वीपी सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पेश किया। वीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने और देवीलाल देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने। इस शुरुआत में 5 दलों के मिलने से जनता पार्टी बनी। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोक दल, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थे। बाद में जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में इंदिरा गांधी को हराने के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन किया या उन्हें समर्थन दिया। बता दें कि पंजाब में जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, जबकि बंगाल में कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। 1:1 फॉर्मूले के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की चाहत। मान लीजिए 2024 में सभी विपक्षी दल एक फॉर्मूले से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो बिहार में राजद और जदयू चाहेंगे कि उनके हिस्से में ज्यादा सीटें आए। इसी तरह यूपी में सपा, बसपा और रालोद ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेंगी। इससे विपक्षी दलों की एकता खतरे में पड़ सकती है। प्रधानमंत्री पद पाने की होड़। अगर सीटों को लेकर तालमेल बन भी जाए तो लड़ाई पीएम पद को लेकर शुरू होगी। अगर गठबंधन में शामिल सभी बड़े नेता दल के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे में यह तय करना बेहद मुश्किल होगा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सरकार में हिस्सेदारी। अगर सीट और प्रधानमंत्री पद पर बात बन भी जाए तो सरकार में हिस्सेदारी को लेकर टकराव होना तय है। हर क्षेत्रीय दल मंत्रिमंडल से ज्यादा हिस्सेदारी चाहेगा, जबकि मंत्री पदों की संख्या निश्चित होती है। ऐसे में किसी दल की सरकार में हिस्सेदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी तो वो गठबंधन से अलग होने की धमकी दे सकता है। तो वहीं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस की बात करें तो इस तरह के गठबंधन में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल दोनों शामिल होते हैं। ऐसे में इन दलों के मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। ये विचारधारा और काम दोनों के स्तर पर हो सकते हैं। जैसे कांग्रेस वीर सावरकर का विरोध करती है, जबकि शिवसेना एनसीपी नेताओं की नजर में वो सम्मानित है। इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। काम के स्तर पर 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का और कॉमन सिविल कोड पर शिवसेना बीजेपी का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस का स्टैंड अलग है। 2024 को लेकर केंद्र की सरकार हो या कोई विपक्षी पार्टी, सभी नए समीकरण बना रही है। अब देखना यह है कि 2024 में कौन सत्ता में बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक ले दे हमें इजाजत और देखना ना भूलें ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।